अन्नदाता नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की फसल में रोगों की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय। अनार के बाग से कैसे लें अधिक उत्पादन। धान की फसल में बहुत अधिक रोग लगते हैं। अगर इनका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल की लागत भी नहीं मिल पाती है। इसलिए धान में लगने वाले रोगों से सावधान रहें और रोगों से फसल को बचाने के लिए क्या जरूरी उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा से। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आपके खेतों में बासमती की फसल इस समय लहला रही है, लेकिन एक समस्या जगह जगह पर सामने आ रही है। इसमें कुछ पौधे ऊंचे बढ़ जाते हैं, जिसे हम झंडा रोग, बकैने रोग या सुर्रा रोग कहीं कहीं किसान भाई अपनी सुविधा से इनके नाम रखकर बोलते हैं। इस रोग में कोई पौधा ऊंचा बढ़ जाता है तथा पत्ते पीले होने लगते हैं, जो स्वस्थ पौधों की तुलना में पतले होते हैं और उसकी बालियों में दाना नहीं बनता है, जो बाद में सूख जाता है। यह समस्या फसल की रोपाई के 15 से 20 दिनों बाद आनी शुरू हो जाती है। तो बकैने रोग एक मिट्टी और बीज से पैदा होने वाला रोग है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अच्छी क्वालिटी का बीज प्रयोग करें और यदि पिछले साल हमारे खेत में ये बीमारी आई है तो उसमें भूमि शोधन अवश्य करें, क्योंकि जो पिछले साल इस फंगस के जो स्पोर्स आपके खेत में हैं वो इस साल भी आपका नुकसान कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो बकैने रोग को हम आसानी से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको बीज का उपचार, पौध का उपचार और पानी भरकर पौध उखाड़ना, ये 3 कार्य करना आवश्यक है। यदि आपने ये तीनों कार्य किए हैं तो आपके खेत में बकैने रोग नहीं आएगा। फिर भी यदि आपके खेत में अभी बकैने रोग आ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आप उन सभी पौधों को जो थोड़ा सा ऊंचा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और बाद में वो सूख जाते हैं, उनको जड़ समेत खेत से बाहर निकालें। ध्यान रहे, उनको काटना नहीं है। उनको जड़ समेत निकालने के लिए यदि आवश्यक हो तो आप दरांती को मिट्टी में चलाएं, खेत के अंदर चलाएं और जड़ समेत खेत से बाहर निकाल के उसको या तो जला दें या कहीं दबा दें, जिससे कि वो फंगस ज़्यादा ना फैल जाए, क्योंकि कोई भी रासायनिक दवा इस बीमारी में बहुत कारगर नहीं है। अच्छा होगा यदि आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद में मिलाकर अपने खेत में छिड़क दें और इसके अलावा सीडोमोनास एक बायो एजेंट आता है, उसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से आप इसका स्प्रे कर दें। यह काफ़ी हद तक आपकी इस बीमारी को रोक लेता है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी बासमती में देखी जाती है वो है शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट बीमारी की पहचान के लिए आप देखेंगे जो जड़ के ठीक ऊपर जो शीथ है, तना है, तने की जो ऊपर की जो भाग होता है उसको हम शीथ बोलते हैं, वो चॉकलेट कलर के धब्बे बनते जाते हैं और वो धब्बे धीरे धीरे इतने बढ़ते हैं कि पूरे पौधे को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। तो इसको पहचानना बड़ा आसान है। यह रोग कल्ला निकलने से लेकर दाना बनते समय फसल को नुकसान पहुंचाता है। यह रोग अधिक नमी होने और यूरिया का अधिक प्रयोग होने की दशा में तेजी से फैलता है। समय से निदान नहीं होने पर यह फसल को अधिक नुकसान पहुंचाता है। शीथ ब्लाइट जो बीमारी है वो उसका जो फंगस है, उसकी जो कवक है वो दूब घास के ऊपर पनपती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके खेत में दूब घास नहीं होना चाहिए। यदि आपके खेत में शीथ ब्लाइट आ भी जाती है तो आप देखेंगे डोल के आसपास अधिकतर आती है। 2-4 पौधे हैं, उनको निकाल के आप जला दीजिए या दबा दीजिए। यदि किसी भाग में बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है तो उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल दोनों दवाइयाँ कारगर हैं। इसकी 200 ml मात्रा
प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में स्प्रे करना है और पूरे खेत में स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भाग में आपको ये बीमारी नज़र आती है उससे 4-5 मीटर फालतू एक्स्ट्रा एरिया ले लीजिए और सिर्फ उतने में स्पॉट स्प्रे कीजिए। इसके अलावा जो हमारी तीसरी बीमारी है वो है ब्लास्ट, गर्दन तोड़। शुरू की अवस्था में आप देखें तो नाभ जैसे आकार के पत्तियों पर धब्बे नज़र आते हैं, जैसे हमारी आँख है इस तरह के, और बीच में काफ़ी राख जैसा रंग हो जाता है। ये यदि इस तरह के आपके पत्तियों में धब्बे नज़र आ रहे हैं तो आप समझिए ये आपके अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अनार की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है, लेकिन अनार का अधिक फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरक और जल प्रबंधन करते हुए कीट रोगों का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, आइए जानते हैं। इस समय हमारे किसान भाई जिन्होंने अनार का बगीचा लगा रखा है और इस समय बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो किसान भाइयों को करना आवश्यक है, शस्य क्रियाएं कहलाती हैं। और इन शस्य क्रियाओं पर अगर हमारे किसान भाई ध्यान देंगे तो बहुत सी समस्याओं से निजात पाकर वो भरपूर उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, अनार के बगीचों में पौधों का उचित विकास हो तथा कीट व रोगों का प्रकोप न हो, इसके लिए आपको बाग में जल निकास के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। तो कैसे करें बाग में जल निकास और खरपतवार नियंत्रण, आइए जानते हैं। जो कि आपने पौधों में खाद दे रखी है, उन खादों को खरपतवार चूसते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं और जो हमारे फसल को मिलना चाहिए पोषक तत्व वो उनको नहीं मिल पाते। यही नहीं वरन इनसे बहुत से जो कीट हैं, पतंगे हैं, वो यहाँ पर जमते हैं और इनकी पॉपुलेशन बाद में हमको पौधे पर जब नुकसान दिखता है तब समझ में आता है कि अब कीटों का प्रकोप हो गया। मैं यहाँ किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतना करने के बाद खरपतवार को नष्ट करें, आप साफ सुथरे रखें बगीचे। उसके पश्चात आप देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी फूल आ रहा है अनार में और यही समय है कि हमारे किसान भाई पोषक तत्व जो उनको देने थे वो दे चुके होंगे और जैसे ही मौसम खुलता है तो उसकी शेष मात्राएं जो भी है हमारी नाइट्रोजन की, वो उनको पूरी मात्राएं उनको देना है समय समय पर। अनार के बगीचों में कुछ कीट व रोगों का भी प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फलों की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही अनार का उत्पादन भी कम हो जाता है। इसलिए आप इन रोग व कीटों की पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इसके अलावा किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ रोग और कुछ कीट इस समय आएंगे जो कि फूलों को भी नुकसान करेंगे, पत्तियों पर नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि पत्तियों पर जो धब्बा आता है और जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वो पत्ते पर जो धब्बे आते हैं वो फलों पर भी आ जाते हैं और फल फिर उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती, बाजार में किसान भाई उसका बेचने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 100 ppm मतलब 100 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोलें और उसका छिड़काव करें। यह छिड़काव इस तरह से करें कि कार्बेंडाजिम का एक छिड़काव करें, फिर उसके पश्चात दूसरा छिड़काव स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का करें या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बाद कार्बेंडाजिम का छिड़काव आवश्यक। ऐसे 3 से 4 छिड़काव कर देने से किसान भाई इस रोग पर नियंत्रण पाएंगे, क्योंकि आज के समय पर ये सबसे ज्वलंत समस्या है इस रोग की। जैसे कि आप देखेंगे कि फलों में छेद करके आप देखेंगे जिसको फल छेदक कीट बोलते हैं। तो एक तरह का एक इसका जो मादा होती है फल के जो नीचे का पोर्शन होता है, जिसको हम कहें नीचे का भाग फूल का होता है, जहाँ पर कि परागण वाला जो पोर्शन होता है जिसमें पुंकेश्वर बोलते हैं उसको, वहाँ पर अंडे दे देते हैं और फिर वहाँ से ये इल्लियाँ निकलती हैं और फल जब छोटा होता है, नरम होता है, उस अवस्था में प्रवेश कर जाता है
और अंदर ही अंदर वो खाता रहता, और जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ी इल्ली हो जाती है, तो वो फिर छेद करके बाहर निकलती है, जिससे तब हमको प्रकट होता है कि इसके अंदर कोई कीट था। तो छोटी अवस्था में विशेष रूप से कुछ ऐसे पेपर के बैग होते हैं जिनमें कि पानी का असर कम होता है और छेद युक्त होते हैं। इनको अगर हम उसमें ढक देते हैं फलों को, तो फलों का आकार भी अच्छा होता है और अनावश्यक रूप से जो कीटों का प्रकोप होता है, बीमारी का प्रकोप होता है, ये बहुतायत में कम हो जाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं आने पाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी 2 से 3 ml 4 लीटर अनार का उत्पादन उन्हें अच्छा मिलेगा और वो भी गुणवत्तापूर्ण होगा। किसान भाइयों, तिलहनी फसलों में मूंगफली का एक अलग ही स्थान है और जिन किसानों ने मूंगफली की फसल लगा इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। मूंगफली जो होती है, इसकी फसल हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ प्रदान करती है। एक ऐसा समय जिस वक्त हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप काफी देखने में आता है और यह कीट फसल को अत्यधिक नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए आप इन कीटों की पहचान करके समय पर इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इस समय आप देखेंगे कि खेतों में विभिन्न प्रकार की कीटों की समस्या आपके खेत में दिखाई देगी। उसमें चाहे वो एफिड हो, जैसिड हो, या इसके अलावा सफेद मक्खी के द्वारा जो वायरस रोग फैलता है उसको पीला मोजेक रोग कहते हैं। ये भी रोग हमारे खेत में जो विशेष रूप से देखा जाता है। जब भी एफिड, जैसिड, माहू इस प्रकार के जो रसचूसक कीट लगते हैं तो ये नई पत्तियों में या जो नए हमारे फूल आते हैं इन पे विशेष रूप से इसका अटैक होता है या इसका प्रभाव पड़ता है। और जब इनका प्रभाव पड़ता है तो आपने देखा होगा कि पूरे खेत में पौधे हमारे या तो मुरझाने लगते हैं और धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी कम से कम होती है और परिणाम स्वरूप हमारे पौधों में भोजन बनाने का जो काम है वो कम हो जाता है और हमारा पौधों का जो उत्पादन है या हमारी जो फली प्राप्त होनी है वो मूंगफली की जो हमारा फली का ठीक तरीके से बढ़ता नहीं है और हमें कम मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। इस प्रकार की जब समस्या आए तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि खेत में निरीक्षण करें और कहीं भी आपको रस चूसक कीटों की समस्या दिखाई दे रही है तो आप सबसे पहले खेत के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। किसी भी प्रकार का कोई भी जो हमारा खरपतवार होगा या अन्य प्रकार के जो हमारे पौधे जो मेड़ों में उग जाते हैं उसमें ये कीट एक आश्रय के रूप में वहाँ पे रहते हैं और एक आश्रय स्थल होने के कारण ये जब भी फसल की बढ़वार होती है तो उस पर बहुत तेजी से आक्रमण करते हैं और पूरी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि संतुलित मात्रा में ही हम नाइट्रोजन की मात्रा दें। अधिक मात्रा में अगर देंगे तो वानस्पतिक वृद्धि बहुतायत में होगी। जो रसचूसक कीट हैं उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा फसल की ओर बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखें कि संतुलित मात्रा में खेत में सिंचाई होना चाहिए और जो कीट है उनका समन्वित कीट नियंत्रण करें। अगर हम रसचूसक कीट की बात कर रहे हैं तो खेत में दिखाई दे रहे हैं तो इनके नियंत्रण भी आपको करना है। उसमें प्रमुख रूप से 4 से 5 ml मात्रा नीम तेल की लें और उसको 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर उसका छिड़काव करते हैं तो आपको प्रारंभिक स्थिति में आपको इस प्रकार के रसचूसक कीटों से निजात मिलेगी। इसके बाद आप देखते हैं कि खेत में बहुतायत में हमारे कीटों की समस्या दिखाई दे रही है, रसचूसक कीट दिखाई दे रहे हैं, तो आप कुछ दवाई हैं जिनका आप लास्ट में या हम अंतिम विकल्प के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। उसमें इमिडाक्लोपिड दवा है, थायोमेथाएग्जाम दवा है। इसकी लगभग 0.5 से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और खेतों में इसको शाम के समय छिड़काव करें तो निश्चित रूप से आपकी फसल में ये जो रसचूसक कीट है इनकी समस्या कम आएगी। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल को व्हाइट ग्रब और दीमक कीट भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इन कीटों से अपनी मूंगफली की फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानकारी लेते हैं। जो सबसे ज्यादा समस्या हमारी मूंगफली की फसल में देखी जाती है वो है व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब या सफ़ेद इल्ली जो होती है ये ज़मीन के अंदर हमारे जो मूंगफली के फलियाँ होती हैं उनको खा लेती है और पूरा नष्ट कर देती है। और एक समस्या और आती है, दीमक की समस्या आ जाती है। साथ ही हमारे पुराने अवशेष अगर खेत में पड़े होते हैं और वो डिकम्पोज नहीं हुए हैं, अच्छी तरीके से सड़े नहीं हैं, तो भी दीमक की समस्या आ जाती है। ऐसे समय में जबकि व्हाइट ग्रब या सफ़ेद
इल्ली जो है उसकी समस्या आपके खेत में दिखाई दे रही है, या इसके अलावा दीमक की समस्या भी खेत में दिखाई दे रही है, तो आपको चाहिए कि खेत में जब भी सिंचाई करें तो सिंचाई जल के साथ में आप लगभग जो हमारा क्लोरोपाइरीफास जो दवा है, या क्यूनालफास, या हम कह सकते हैं ट्राइजोफास, ये इन कीटों को रोकथाम के लिए बहुत अच्छा उपाय के रूप में है। तो इसकी लगभग 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के रूप में खेत में इसका सिंचाई के द्वारा आप खेत में फैला सकते हैं। या हम दानेदार फोरेट जो आता है उसका 10 g की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम खेत में फैलवा दें या भुरकाव करवा दें या फिकवा दें तो आपके खेत में वाइट ग्रेप की जो समस्या है वो नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखें कि फोरेट 10 g जो हम उपयोग कर रहे हैं इसकी लगभग 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इसका लाभ हमारी दीमक को भी कंट्रोल करने में होगा। किसान भाई, मूंगफली की फसल का अच्छा उत्पादन करना है तो समसामयिक बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अगर आप सही हमारी फसल का बचाव करेंगे तो निश्चित रूप से आगामी समय में मूंगफली की अच्छी फसल प्राप्त होगी और आपकी लागत में भी कमी आएगी, साथ ही साथ आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और आर्थिक रूप से आप लाभ कमा पाएंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। प्रस्तुति की ओर। कोरोना कोविड-19 महामारी के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। इस समय नींबू के बागों में कैंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस रोग का प्रकोप होने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 0.3% की दर से या स्टेप्टोसाइक्लिन का 200 ppm का घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीते के बागों में इस समय पर्णकुंचन एवं मोजेक रोग का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही रोग का प्रसार रोकने के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है गांव धोबलाई जिला जयपुर के किसान बाबूलाल ने। आप अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए संतुलित आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं तो बाबूलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। किसान भाइयों को नमस्कार एवं जोहार। आज हम चर्चा करेंगे हम उन किसान भाइयों के लिए जो कि दुधारू पशुपालन में लगे हुए हैं, जो कि जिनका मुख्य व्यवसाय दूध से आता है। हम जब डेयरी सेक्टर की या दुधारू पशुपालन की जब बात करते हैं तो उस सेक्टर का सबसे मुख्य जो खर्च होता है वो होता है आहार प्रबंधन में। आहार प्रबंधन में करीब 60% तक की पूंजी आहार में ही चल जाती है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे कम लागत में पशुपालक भाई अपने ही घर पर पशुओं को उचित आहार बना के, दाना मिश्रण बना के दे सकते हैं। पशु के आहार प्रबंधन में मुख्यतः 3 चीज़ों पर निर्भर करना पड़ता है। पहला हरा चारा, दूसरा सूखा चारा और तीसरा दाना मिश्रण।
हरा चारा अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पशुपालक भाइयों के लिए। अब वो बहुत ज़रूरी भी है कि पशुपालक भाई अपने पशुओं को हरा चारा अवश्य दें। और उसके अलावा होता है सूखा चारा। इसके अलावा दुधारू पशुओं के पशु आहार में सूखे एवं हरे चारे का भी समावेश करें। गाय और भैंस के लिए प्रतिदिन चारा की मात्रा हरा चारा 10 से 12 किलोग्राम एवं सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को खिलाएं, जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। हरा चारा तो जितना हो सके 25 से 30 किलो तक वो दे सकते हैं। और हरा चारा अगर उपलब्ध है तो उनको दाना मिश्रण भी नहीं देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर उनका दूध उत्पादन 2-3 किलो से कम है तो सिर्फ हरा चारा से भी काम चल सकता है पशुपालक भाइयों का। पर अगर हरा चारा है सूखा चारा, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा लागत जाता है खाना आहार प्रबंधन करने में पशुपालक भाइयों का, वो है दाना मिश्रण। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि दाना मिश्रण घर पर कैसे बनाएं। मुख्यतः जो मुख्य उसके अवयव है दाना मिश्रण बनाने के लिए वो है अनाज, उसके साथ उसका सह उत्पाद है, फिर खल्ली है और फिर मिनरल है। प्रथम मिश्रण की बात करें तो उसमें हम अनाज दर्रा 45% लेते हैं। उसके बाद जो उसके साथ हम गेहूं का चोकर है या चावल का कुंडा है या चावल राइस ब्रान है उसको 36% तक ले सकते हैं। और उसके अलावा जो खल्ली है ये 8% हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सर का उपयोग कर सकते हैं। मिनरल मिक्सर 2% मिनरल मिक्सर। और उसके अलावा साधारण नमक 1% मिलाकर दाना मिश्रण बना सकते हैं। इसके अलावा है कि दाना मिश्रण खिलाए कितना, तो दाना मिश्रण खिलाने के लिए कि जो गाय उत्पादन में नहीं है, जो दूध नहीं दे रही, जो कि ड्राई गाय है, जो सूखी गाय है, उन्हें 1.5 किलो के आसपास का दाना मिश्रण देना चाहिए। और उसके अलावा अगर भैंस है तो 2 किलो का दाना मिश्रण। इसके अलावा किसान अपने पशुओं को जीवन निर्वाह करने के लिए अतिरिक्त आहार दिया जाता है। अगर गाय या भैंस दूध नहीं दे रहे हैं तो उसको जीवन यापन करने के लिए 1 किलोग्राम आहार देना उपयुक्त रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी गाय दूध दे रही है तो 3 लीटर दूध देने वाली गाय को आप 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। और भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसको भी 1 किलोग्राम आहार देना उचित रहता है। और गाय या भैंस गाभिन है तो उसको अतिरिक्त दाना देना चाहिए। अब बात होती है कि जब बाछा बाछी को किस तरह से आहार प्रबंधन करना चाहिए। जन्म के 1 से 3 दिन का जो समय होता है उस समय सिर्फ दूध देना चाहिए। दूध का जो रिक्वायरमेंट होता है वो करीब जो हमारे यहाँ जो गाय है उसके लिए, उसके बाछा बाछी के लिए 2.5 किलो के आसपास। फिर 4 से 14 दिन के बाछियों के लिए कम से कम 3 किलो दूध देना चाहिए। फिर 15 से 30 दिन के जब हो जाए बाछा बछियाँ तब उसे 3 किलो के आसपास दूध देना चाहिए। और जब दूसरे महीने में चल जाए, पहले महीना को पार करके दूसरे महीने में जाए, दूसरे महीने में जाए, तब वो 2.5 किलो के आसपास दूध दे सकते हैं। उसके साथ साथ काफ स्टार्टर भी शुरू कर सकते हैं 1 महीने के बाद से। और फिर काफ स्टार्टर 500 ग्राम काफ स्टार्टर दे सकते हैं। उसके साथ साथ हरा चारा भी दे सकते हैं 2 किलो 2.5 किलो के आसपास। और जब तीसरे महीने में आए तो हम दूध को रोक सकते हैं। दूध को रोककर काफ स्टार्टर पूरी तरह से देना चाहिए, करीब 1 किलो के आसपास काफ स्टार्टर और 5 किलो के आसपास करीब हरा चारा। तो इस प्रकार से वो अपने, अगर ये दाना मिश्रण को हमारे पशुपालक भाई पूरा करेंगे अपने पशुओं के लिए तो हमारे जितने भी पशु अवश्य स्वस्थ रहेंगे, उनका प्रजनन सुधार भी रहेगा, किसी प्रकार के प्रजनन विकार भी ना आएगी और उन दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे कि हमारे पशुपालक भाइयों को अत्यधिक आमदनी की प्राप्ति हो सकती है। और तो इसलिए हम आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाई हमारे द्वारा बताए गए सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने पशुओं को संतुलित आहार देंगे। कम खर्च में अपने घर पर बना के ही संतुलित आहार अपने पशुओं को हमारे पशुपालक भाई दे सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है